Hello students, let us learn today about the Gauss theorem. It's a topic on electrostatics. तो गॉस थ्योरम से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि एक्चुअली में एरिया वेक्टर क्या होता है। अभी तक आप जितनी भी चीज़ें समझते हुए आए हैं उसमें आपने बस ये चीज़ लर्न की है कि एक्चुअली एरिया होता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पर हमेशा एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी चाहिए कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। अब यह सपोज मैंने इसका एरिया बोला आपको कि इसका जो एरिया है सरफेस को दिया हुआ है, मैंने इसका एरिया डेल्टा एस बोला है। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा ना अपना, तो एरिया वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस मैग्नीट्यूड एन कैप। एन कैप इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया प्लेन ऑफ एरिया का प्लेन। ठीक है, तो अब से आप कभी भी एरिया को स्केलर नहीं मानेंगे। एरिया को आप अब से हमेशा वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और जिसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज एक्चुअली द फॉर ए फील्ड। फ्लक्स इज डिफाइंड एक्चुअली फॉर ए फील्ड। अब क्या होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, फ्लक्स को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड सॉरी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड, हमारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू एरिया वेक्टर। जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड सिमिलरली अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट, बहुत सिंपल सी चीज है। डॉट प्रोडक्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दो, क्योंकि आप ट्वेल्थ में आ चुके हैं तो ट्वेल्थ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डॉट प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब यहाँ पर जैसे सपोज मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऑब्वियसली आपका एरिया वेक्टर है, और मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो उसके केस में आपका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स ई, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इनटू, एक्चुअली मैं ये फिर बताता हूँ, दिस इज E vector dot delta S vector which is equal to magnitude of E vector magnitude of delta S vector into cos of the angle between the two vectors। यही तो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइंड होता है? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर्स जिसके बीच में एंगल थीटा है, इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। जहाँ पर एक वेक्टर ए है, ये है, दूसरा वेक्टर बी ये है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपको समझ में आ चुका है कि एक्चुअली में फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स भी अपन लोग समझ चुके हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली हम ये जो चीज़ें हैं ना, फ्लक्स वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये फ्लक्स जो है ये रिलेटेड टू द गॉस लॉ। वाई गॉस लॉ इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज गॉस लॉ इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी गिवन क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये सब आपने फ्लक्स समझ लिया। अब फ्लक्स समझने के बाद यहाँ पर जो लेफ्ट में चीज़ें दी हुई हैं वो क्या है? फाई ई डॉट डी एस, तो E dot ds cos theta, E vector E dot ds, this is the dot product। हाँ, क्लोज सरफेस का E dot ds होता है, इसका मीनिंग होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड ds वेक्टर फॉर द होल सरफेस, फॉर ए होल क्लोज सरफेस। ठीक है, अब गॉस थ्योरम पर आते हैं।
व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम जो है दैट इज डिफाइंड एज दिस surface integral of E dot ds is equal to q inside by epsilon naught. Suppose for an example, the Gauss theorem is defined as the surface integral of E vector dot ds vector is equal to q inside by epsilon naught. अब इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली में जो चीज दिखाई हुई है क्या है। सबसे पहले तो ये गॉस थ्योरम यूज क्यों की जाती है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए यूज करते हैं। किस तरह से यूज की जाती है? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रैंडम सरफेस है, कोई भी एक रैंडम सरफेस, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसमें अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू इनसाइड, तो ये मान लीजिए Q1 और दूसरा एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, तीसरा एक चार्ज Q3 रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसके सरफेस के ऊपर एक मैंने सरफेस एरिया है ना, उसके ऊपर मैंने छोटा सा एरिया लिया, करेक्ट, ऐसा एरिया ले लिया जिसका एरिया डेल्टा एस है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ जाती हुई, ठीक। तो अब मेरे पास क्या होगा कि मैं जब इस छोटे से एलिमेंट का, फॉर दिस एलिमेंट जब मैं फ्लक्स निकालूंगा डेल्टा फाई, तो वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, करेक्ट। और जब मैं इस पूरे पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालूंगा, सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी अंदर के चार्जेस की वजह से। तो जब मैं हर हर एक सरफेस से इस पूरे हर एक सरफेस से मैं सरफेस के हर एक पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा पूरे सरफेस का, तो वो क्या होगा? वो होगा इसका इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल ऑफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस क्लोज है, मतलब कि जहां से ये सरफेस स्टार्ट हो रहा है वहीं से ये एंड हो रहा है ना, गोल घूम के आके पूरा का पूरा स्फेरिकली थ्री डायमेंशन में। तो इसीलिए जब मैं पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूँ जो कि क्लोज सरफेस है, तो मैं यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा देता हूँ, गोले वाला। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि मैं पूरे सरफेस का फ्लक्स निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट फ्लक्स हो जाता है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। आपको समझ में आ गया कि ये चीज क्या है? लेफ्ट वाली क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस फ्लक्स ऑफ द टोटल सरफेस इज equal to the sum of all the charges present inside the surface divided by epsilon naught। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा? q inside by epsilon naught जो इस केस में हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये होता है मीनिंग गॉस थ्योरम का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यूजुअली क्या करते हैं जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, तो हम एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं जिसका एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल हो, जिससे कि हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो और कॉस की वैल्यू 1 आए। कॉस 0 इज इक्वल टू 1 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, करेक्ट। तो हम हमेशा गॉसियन सरफेस लेते हैं। our Gaussian surface is always our assumed Gaussian surface is always is such that the area vector of that Gaussian surface is always parallel to the uh, electric field vector, correct। ओके, अब चलते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहली एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अब देखिए इसके केस में क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, यहाँ पर इसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ करूँगा लेफ्ट में, यह है पहला वाला पोर्शन।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसके जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। ये ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर हम गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको अभी भी क्या बताया, हम यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो, पहले तो ये देख लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड जारी होगी, चारों डायरेक्शन में सर्कुलरली रेडियली आउटवर्ड जारी होगी। अब मैंने आपको बताया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ यूज करूंगा। अब गॉस लॉ यूज करने के लिए मुझे पहले इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस जब हम बनाते हैं तो उस वो गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाते हैं कि उसका जो एरिया वेक्टर हो वो हमेशा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस जब बनाएंगे तो उसका हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा ना, दैट एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, और वो हमेशा पैरेलल टू ई वेक्टर होगा, करेक्ट। यहाँ पे आप समझ गए गॉसियन सरफेस हम कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लेंथ एल एल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर बना लिया। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गिवन टू बी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गिवन टू बी लैम्डा, है ना। तो गॉसियन लॉ क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉमन है, मतलब हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर ये बाहर जाती हुई, इधर भी ई वेक्टर ही है, इधर भी ई वेक्टर ही है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द होल सिलेंडर, ठीक है। और अगर हमने इसकी रेडियस आर ली है तो, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज इनसाइड, क्यू इनसाइड क्या हुआ, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 सिलेंडर के अंदर है। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो इतनी लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एल एल कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। सिलेंडर केस में निकाल दिया हमने। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक शीट है, प्लेन शीट, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने यहाँ पर क्या किया ना, यहाँ पर हम एक तो जानते हैं कि प्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड शीट ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो गोइंग आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड गोइंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ही जिस तरह से जिस डायरेक्शन में इधर है, ऐसे ही उस डायरेक्शन में भी होगी, इधर दूसरे वाले डायरेक्शन में प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इधर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया, व्हाई, बिकॉज द गॉसियन सरफेस का जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया वेक्टर इज, क्योंकि हमें क्लोज्ड सरफेस बनाना होता है गॉसियन सरफेस, तो हमें एक्चुअली में, मैंने आपको बताया कि हम वही एरिया वेक्टर लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर, वही एरिया लेते हैं इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, है ना। लेकिन यहाँ पर एक तो ये एरिया है ऐसा बन गया, और एक ये एरिया ऐसा बन गया, पर जो क्लोज सरफेस बनाना है इसलिए हमें सिलेंडर भी पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा सिलेंडर लेके जाना है। आप इसकी जगह पर क्यूब भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लेते हैं इसका एरिया है हमारा, इसकी रेडियस है, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन सर्फ ये सिलेंडर बनाया है इसकी रेडियस आर है, तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा कि सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू, अगर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट डिवाइडेड बाई इसका होल एरिया इज दिस,
ठीक है, जो पर यूनिट चार्ज पर यूनिट एरिया है। अब यहाँ पर हमें क्यू इनसाइड इसके नीचे देख लेते हैं। क्यू इनसाइड क्या है? क्यू इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो वाला चार्ज है जो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर है, और इस एरिया में ही वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो क्यू इनसाइड हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ई डॉट सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस कितना हो रहा है। देखो हमारे पास कौन कौन सी सरफेस है? एक तो ये सरफेस है, एक दूसरा ये सरफेस है, एक तीसरा ये सरफेस है पूरा रोटेट लंबा वाला, और चौथा ये सरफेस है। अब यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल 1 और 2 क्या हुआ? 1 और 2 क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो उसमें हमारे पास ई इन इसका सरफेस इंटीग्रल क्या होगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस की वैल्यू पहले और दूसरे सरफेस के लिए ई इंटू पाई आर स्क्वायर होगी, यानी कि 2 ई पाई आर स्क्वायर, प्लस थर्ड और फोर्थ सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, और इसका जो एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर आप देखेंगे तो ये इस तरह से जा रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री जब होगा तो 90 डिग्री के केस में अगर आप देखोगे कि ई डॉट डी एस जो हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ई वेक्टर मॉड डी एस वेक्टर इंटू कॉस 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या होता है? ये जीरो होता है कॉस 90, तो इसीलिए सरफेस 3 और 4 से जो फ्लक्स जाएगा वो जीरो होगा, जीरो प्लस जीरो। तो इसीलिए हमारा जो टोटल जो फ्लक्स हो गया वो हो गया 2 ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमने निकाली है फर्स्ट एंड टू, इसको हम इस पहली वाली गॉस लॉ की क्वेश्चन में डाल देंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा? 2 ई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ई इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमने निकाल दिया है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया है ना। अब इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल एट वेरियस डिस्टेंसेस फॉर ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल। अच्छा, अब मान लीजिए पहला वाला केस लेते हैं जिसमें फॉर ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल, मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का बाहर आर ग्रेटर देन आर पर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द चार्ज शेल जो कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू। इस पर मैंने यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया। अब मुझे पता है कि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करें तो इस सरफेस के ऊपर जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी, ऐसे ऐसे आउटवर्ड जाएगी। ऐसा आप क्यों समझोगे? क्योंकि आपके पास हर एक जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट चार्ज की तरह जब आप ट्रीट करोगे इसको शेल को अंदर, तो यहाँ पर आपको हमेशा ये लगेगा कि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? सर अगर आप ये अप्लाई करोगे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या है? इस सरफेस गॉसियन सरफेस जो है हमारा, ये वाला पहला वाला जो गॉसियन सरफेस है आर ग्रेटर देन आर के लिए, इसके अंदर कितना चार्ज, क्या चार्ज प्रेजेंट है? वो क्यू है। इसका जो सरफेस इंटीग्रल क्या होगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वाई? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्यू इनसाइड क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गई। फॉर आर ग्रेटर देन आर वैल्यू ये होती है।
अब आते हैं दूसरे केस पर, आर इक्वल टू आर। आर इक्वल टू आर पर जब आप सर ये गॉस लॉ लगाएंगे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसी केस में क्या होगा, उसी केस में ई डॉट डी एस सरफेस के ऊपर अगर आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ई डॉट डी एस क्या होगा, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आपका गॉसियन सरफेस है वो सरफेस के ऊपर बनाए, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना वहीं गॉसियन सरफेस बनाना होता है। इज इक्वल टू इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ई की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गई आर की वैल्यू। आर इक्वल टू आर पर आपने यहाँ पर ये वाला केस भी निकाल लिया है और दूसरा वाला केस भी निकाल लिया है ना, ये दोनों केसेस निकाल लिए हैं। अब आते हैं तीसरे केस पर। तीसरा केस है आर लेस देन स्मॉल आर। तीसरा केस है आर लेस देन कैपिटल आर पर। अब आर लेस देन कैपिटल आर पर आप सरफेस मैं गॉस लॉ लिख देता हूँ, जिसे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पर इसके केस में क्या है ना, इसी केस में अगर मैं अप्लाई करूंगा तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस है ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बट अंदर चार्ज तो थिन शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस थिन शेल के अंदर अगर हम जाएं तो इस अंदर वाला जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, उसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, नल चार्ज है, क्यू इक्वल टू जीरो है। तो जो इनसाइड है वो जीरो हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस अंदर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर अगर मैं कोई भी चार्ज देखूं तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसके बाहर है। पर हमें गॉस लॉ में क्यू इनसाइड लेना होता है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये वाली चीज जीरो है तो ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए r लेस देन r पर e की वैल्यू जीरो है। तो आपका ये वाला चीज आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि गॉस लॉ अप्लाई कैसे होती है ना। अब अपन r ग्रेटर देन r पर हमने निकाल लिया है थिन शेल, थिन चार्ज स्फेरिकल शेल ई जीरो सरफेस, ये भी आ गया है, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें एक और चीज दी हुई है यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में कि क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप ये देते तो उसके केस में तो सिंपल था, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर ले लेते तो हो जाता। कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब सही सही है, एक्सप्रेशन सब सही है। कौन कौन से एक्सप्रेशन आपके लिए देखने लायक है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली में एक केस और डिस्कस करना था, वो एक चीज केस और फटाफट मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। थर्ड एंड लास्ट केस जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब ये देखिए, ये है आपके पास सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में और थिन शेल में अंतर क्या है कि इसके केस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज जो है पूरा वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा सॉलिड के अंदर। तो उसके केस में जब आप पहले केस में अगर आप निकालेंगे आर ग्रेटर देन आर पर, तो इसमें जब गॉसियन सरफेस जो पहला वाला सरफेस बनाया हुआ है, उस वाले सरफेस में जब सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस आप ये करोगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस क्या होगा, ई इंटू गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया विच इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू इस पहले गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो कि पूरा सॉलिड स्फीयर के में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू जो हो गई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो इस वाले केस में तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले केस में, जब r इक्वल टू आर है, उसी केस में जब आप गॉस लॉ लगाएंगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर भी जो टोटल चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वही है, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बस गॉसियन सरफेस जो होगा आपको सरफेस के ऊपर पड़ेगा। सरफेस के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, क्योंकि पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी वैल्यू सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर निकालनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ना
कुछ चार्ज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ ना, इस ब्लू लाइन से इतना जो एरिया है इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा। तो आपके पास क्या होगा, आपको जो चार्ज निकालना होगा ना, वो चार्ज इसका निकालना होगा, मतलब इसके अंदर। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि R इक्वल टू आर, ये हो गया। अब यहाँ पर जो तीसरा वाला केस आएगा उसमें सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस जब मैं निकालूंगा तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर क्यू इनसाइड में अब चेंज आएगा। अब क्यू इनसाइड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज क्यू है दैट इन द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू, है ना। और तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यूब बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया हमने, और फिर उसके बाद जो गॉसियन सरफेस है अंदर वाला, उसके अंदर उसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड गॉसियन सरफेस के इनसाइड, तो वही चार्ज है ना। तो इसलिए हमने उसको निकाल लिया। और ये जो वैल्यू आई हमारी, जो इनसाइड चार्ज की आई, वो आई क्यू बाई क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्यू इनसाइड इस केस में। ये है यहाँ पर ट्रिक। अब यहाँ पर क्या होता है, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अंदर वाले क्वेश्चन सरफेस के लिए, डिवाइड इज इक्वल टू क्यू कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब एट आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये तीन केसेस हैं जो कि मुझे आपको डिस्कस करने थे, जो कि यहाँ पर नोट्स में नहीं दिए हुए थे, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ है। गॉस लॉ भी आज आप सीख चुके हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। Now let us solve a problem related to JEE Main. Question is, consider a sphere of radius r which carries a uniform charge density rho. अच्छा, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू मान लें तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। A sphere of radius r/2 is carved out of it as shown in the figure. The ratio EA/EB का magnitude, electric field EA/EB respectively at point A and B due to remaining portion. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक्चुअली बीच में एक होल दिया हुआ है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये दो सेटअप से मिलके बना हुआ है। इसमें कि एक में तो पूरा चार्ज है और दूसरे में इक्वल चार्ज डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरे वाले सरफेस को जब आप इक्वल चार्ज डेंसिटी के जब इसके ऊपर रखोगे ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज होकर जीरो हो जाएंगे, मैटर एंटी मैटर की तरह। तो इससे पहले हम सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए Q1 जो चार्ज नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा Q1, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो इंटू 4/3 पाई r/2 होल क्यूब होना चाहिए। तो वो क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन 8। तो Q1 इज इक्वल टू रो पाई r³ अपॉन 4 2 8 हो गया, 6 हो गया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी ड्यू टू फर्स्ट वाला केस, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी ड्यू टू सेकंड वाला केस से नेट निकाल के फिर उसका नेट निकालेंगे और फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन एट ई ए क्या होना चाहिए, 1 की वजह से ई ए, तो ये जीरो होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में चार्ज ही नहीं है, सेंटर में तो जीरो होती है। और ई बी क्या होगी, इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल कर दो, पाई पाई कैंसिल कर दो, तो आर स्क्वायर से आर हो गया कैंसिल, रो पाई आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई बी। देख लेता हूँ, रो पाई आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पाई भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो गया, रो पाई आर बाई 3 एप्सिलॉन, सॉरी, ठीक है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम आर निकालते हैं सेकंड की वजह से। सेकंड वाले की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेकंड वाले केस में, तो पहले तो चार्ज निकाल लिया है हमने सेकंड वाले केस में एट द पॉइंट ए, ई एट पॉइंट ए क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई 2 होल स्क्वायर, माइनस का क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये माइनस इंटू रो पाई आर क्यूब अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4। यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू सेकेंड क्या होगा, माइनस Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर प्लस आर बाई 2 विच इज 3r बाई 2 होल स्क्वायर, तो माइनस रो पाई आर क्यूब अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9r स्क्वायर इंटू 4, पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, 4 4 कैंसिल कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस रो आर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी वैल्यू ई बी आ गई। अब हमने निकाल लिया है 1 और 2 की वजह से, अब हम क्या करते हैं, ई नेट निकालते हैं। ई नेट एट ए विल बी इक्वल टू E1 की वजह से जो ए पर है प्लस E2 की वजह से जो ए पर है, तो E1 की वजह से जो ए पर है वो है 0, और E2 की वजह से जो ए पर है माइनस रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो ई नेट जो ए पर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ गई माइनस रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मैं बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ, नहीं तो ये सब कैलकुलेशन आपको मेंटली करनी चाहिए। ई नेट एट बी निकाल लोगे आप, ई नेट एट बी विल बी इक्वल टू E1 की वजह से बी पर प्लस E2 की वजह से बी पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट। तो जो फाइनल वैल्यू होगी नेट एट बी दैट विल बी इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई 118, तो इसकी वैल्यू हो गई 17 रो आर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट, ये है गई ई नेट बी की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ई नेट ए अपॉन ई नेट बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ई नेट एट ए जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड वो है रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और ई नेट बी है 17 रो आर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट। रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो आप, तो 54 बाई 6 इंटू 17, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 54 में आंसर आना चाहिए, यानी कि बी और सी में। तो 54/6, इसको कैंसिल कर देते हैं, 27 3, थ्री टू द 6, 3 18 54,
तो 18/34। तो आपका जो आंसर होगा वो 18/34 होगा आंसर। तो योर करेक्ट आंसर इज डी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया। और इस सारे क्वेश्चन को आपको मेंटली करना चाहिए, तो आसानी होगी। ओके, ऑल द बेस्ट।